प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम अपरिमेय संख्या को प्रूव करना सीखे थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में सीखे थे। आज हम फिर से नेक्स्ट, जो कि आज का सेशन रहने वाला है, इसमें हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा बहुपद। और हाँ, पीछे की कुछ क्लास में जिसमें कि पिछले चैप्टर का कुछ टॉपिक रह गया था, उसको भी हम थोड़ा सा पहले, इससे पहले हम देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जिसमें टॉपिक का नाम है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार। ये ऐसे टॉपिक हैं जिससे कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ सवाल देखने को मिल जाते हैं प्रत्येक साल। तो हम इससे शुरू करते हैं। और हाँ, आप पूरी क्लास देखें, तभी आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इस क्लास का। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको चाहे पूरा बुक का रिवीजन करवाएंगे और पूरा एक्सपेक्टेड सवाल आपको दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। परिमेय संख्या, जिसके बारे में हम आपको पढ़ाए थे कि परिमेय संख्या जो होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं कि P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि P और बटा Q के रूप में हम लिखते हैं। और जिसमें क्या होता है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q जो होगा एक यानी कि P और Q क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब उसमें ये तो हम लोग समझ चुके थे, इसमें दशमलव प्रसार हमको देखना है परिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो दो प्रकार से निकाले जाते हैं। एक जो होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है? तो शांत का मतलब हुआ कि जो रुक जाए। जब हम P में Q से भाग देंगे और दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाके पूरा पूरा भाग लग के वो खत्म हो जाए, तब वो जो होगा शांत दशमलव होगा। और अगर हम इसमें भाग दें, यानी कि P में Q से भाग दे, लेकिन जो है कंटिन्यू अनंत तक चलते ही चल जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। सपोज दैट अगर आप यहाँ पे मान के चलो कि 4 है और इस 4 में 5 से भाग देते हो, 4 में 5 से भाग देते हैं, तो भाग तो लगेगा नहीं, तो क्या करोगे, एक दशमलव रखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब 5 से भाग देंगे, कितना बार में लगेगा, हो गए 8 बार में 40 और नीचे कट जाएगा। तो ये जो है, यानी कि ये जो हुआ शांत दशमलव प्रसार। यानी कि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए 4/5 कैसा कैसा दशमलव प्रसार है, आप कहोगे कि सर ये शांत दशमलव प्रसार है। अशांत में जैसे कि अगर मान के चले हम ऊपर में रख देते हैं 1 और नीचे रखते हैं 3, तो 1/3 क्या होगा, शांत या अशांत दशमलव प्रसार? तो इसमें भाग देकर चेक करो। जैसे अगर हम 1 और 1 में भाग देते हैं 3 से, तो दशमलव भाग नहीं लगने पर 0 रखेंगे। 3 से 3 बार में 9, फिर आ गया 1। अब फिर से देखो भाग नहीं लगता, तो क्या बैठा होगा यहाँ पर एक 0। 3 से 3 बार में 9, फिर 1 आया, फिर से आप वही प्रक्रिया 0 रखोगे, फिर 3 से देंगे तो 9 बार में, और फिर से कितना आया 1। और इस प्रकार से ये पूरा चलते ही चल जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, अशांत आवृत्ति दशमलव। अब आ जाते हैं इस पर कुछ सवाल करते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ 17/8, 6/15, 35/50 और 77/210। इसका हमें जो बताना है कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो क्या करना है, भाग देकर चेक करना है। 17 में हम भाग देंगे किससे, हो गए 8 से, तो 8 से 2 बार में 16, 1,
और फिर रखेंगे यहाँ पे दशमलव, कितना आया 0 एक बार में, यानी कि 8 माइनस करेंगे 2, फिर यहाँ पर आएगा 0, फिर से भाग दो, 8 से 2 बार में 16, रिमाइंडर 4, और फिर से एक 0 रखेंगे 8 से 5 बार में, 8 बचे 40, कट गया, यानी कि रिमाइंडर आ गया 0। तो अगर पूरा पूरा यानी कि दशमलव के कुछ अंकों तक जाने के बाद अगर वो रुक जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। ये जो आप देख रहे हैं पहला जो हो गया शांत दशमलव प्रसार, इसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। अगला 6/15 भाग देकर चेक करेंगे किसमें, तो 6 से भाग 6 में भाग देना किससे, 15 से। तो 15 से अगर आप इसमें भाग देते हो तो देखोगे कि भाग नहीं लगेगा, कितना बार में, तो एक दशमलव देना, दशमलव देने के बाद एक 0 आएगा, 15 से 4 बार में, 15 चौके 60, रिमाइंडर आ गया 0। तो डायरेक्ट यहाँ पर कितना आ गया 0.4। ये भी क्या है, कहोगे कि सर ये भी क्या है, शांत दशमलव है, ये भी जो होगा शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार। नेक्स्ट 35 में 50 यानी कि 35/50 क्या है, शांत या अशांत दशमलव प्रसार। तो फिर से वही करना है, हम 50 से भाग देंगे किसमें, 35 से, 35 में, तो 50 से भाग दोगे तो भाग तो लगेगा नहीं, क्या करना है, दशमलव बैठाना। दशमलव देने के बाद यहाँ पर आएगा एक 0, 50 से देंगे 5 से 7 बार में, 35 और एक 0 यहाँ आ गया, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो ये भी क्या होगा, तो कहोगे सर ये भी शांत दशमलव प्रसार है। अब आ जाते हैं अगला सवाल, 77/210 है, तो यहां से भाग देंगे 210 से 77 में, क्या भाग लग रहा है प्यारे बच्चों, कहोगे सर नहीं भाग तो नहीं लग रहा, क्या करेंगे, एक दशमलव डालेंगे, आ गया 0। अब 21 से जो है इसमें भाग देना है, 21 से दो 3 बार में, एक बार दे के देखेंगे 3 बार में, 0 और 3, 3 दूनी 6, तो आ गया 630, माइनस करेंगे 0, 7 में से 3 माइनस करो 4, और 7 में से 6 जाएगा 1, 140, और फिर क्या भाग लगेगा, यहाँ से क्या करोगे, एक 0 लाओ, 2 से 21 से यहाँ से दे तो 6 बार में 0 और 6 और 6 दूनी 12, 0 आएगा, 10 में से 4 माइनस कर 6 माइनस होगा 4, 3 में से 2 माइनस करोगे 4, कितना आ गया 140। फिर से क्या करना, एक और 0 आएगा, फिर से भाग दो, तो 6 बार में फिर से लगेगा कितना 1260, माइनस यानी कि 0, फिर 4, 0, 4 और फिर 1, तो फिर से वही होगा, फिर से क्या आएगा 0 और फिर 6 बार में लगाओगे और यहाँ से आ जाएगा 1260, और फिर से माइनस करने के बाद 140। इसमें आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू, ये कभी भी जो है इसका भाग खत्म ही नहीं होगा, कंटिन्यू चलते रहेगा और हम भाग देते रहेंगे और 3.6666 रिपीट होते रहेगा। तो इस प्रकार के जो P/Q के रूप में लिखा हुआ मान होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। ये क्या हो गया, अशांत दशमलव प्रसार हो गया। चले, तो अब उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पर ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे।
अब अगली बार टॉपिक आ जाते हैं। जैसे देखो कि अगर आपको देखा लिखा हुआ मिलेगा कि कभी 0 अगर x है और x के ऊपर रेकरिंग है, जैसे 0.x और x के ऊपर क्या रहेगा, रेकरिंग। देखें 0.x है और x के ऊपर एक रेकरिंग है, तो हम क्या कहेंगे कि इसको लिख पाएंगे 0.xxx, या मान के चलो कि अगर हम लिखते हैं 0.3 और इसके ऊपर बार, तो आप इसको क्या लिखोगे 0.33333 और ये ऐसा ये लिखते चले जाएंगे, अनंत तक लिख सकते हैं। अगला जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 0.3 और 4, इसके ऊपर बार है, जैसे है 0.x और y के ऊपर रेकरिंग, या इसको बार कहेंगे, तो क्या होगा 0.34। अब इसमें क्या होगा, जितने अंक के ऊपर जो है रेकरिंग है उतने अंक को रिपीट करेंगे, यानी कि 0.34, फिर क्या आएगा 3 4, फिर आगे 3 4 3 4, और इस तरह से ये रिपीट होते चले जाएगा। आगे नेक्स्ट अब देखें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0.ax और y के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रेकरिंग है, तो इस बार क्या हुआ कि हमने 0 को लिखा, फिर ax को लिख दिए जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं था, और जो जिसके ऊपर बार था या रेकरिंग था उसको हम जो है रिपीट करते गए। जैसे अगर मान के चले 0.43 और 5 के ऊपर रेकरिंग रहेगा, तब हम इसको क्या लिख पाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे 0.43 और 5 5 5 5, और इस तरह से ये रिपीट होते रहेगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो चले आगे इसके ऊपर और भी देखते हैं। अब देखो जैसे कि अगर यही चीज लिखा हुआ रहता है कि अगर 0.x के ऊपर रेकरिंग है, तो आपसे जो सवाल पूछेगा उसको कहेगा कि आप इन्हें p/q के रूप में लिख के बताएं, यानी कि परमेय संख्या के रूप में आपको लिख के बताना। जैसे कि अगर हम आपको दे कि आप बताइए कि 0.3 के ऊपर जो है रेकरिंग है, तो इसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हमें क्या करना है कि इस बार को हटाएंगे, रेकरिंग को हटाएंगे, तो जितना अंक के ऊपर रेकरिंग होगा उसके नीचा उतना कितना क्या आएगा, तो 9 आएगा, यानी कि यहां से हम इसको हटाएंगे और लिखेंगे 3/9, और 3 से आप इसको काटो, 1/3 इसका p/q के रूप में आ गया। जैसे अगर 2 अंक के ऊपर रहे, जैसे यहां दिखाया गया कि अगर आप यहां से रखते हो 2 अंक के ऊपर जो है, चले इसमें जैसे x और y दोनों के ऊपर बार है, तो अब आप क्या करोगे, दोनों को जो जितना के ऊपर बार, जितना डिजिट के ऊपर जो रेकरिंग रहेगा उतना नीचे क्या करना है, 9 बैठा देना। जैसे मान के चले कि हम लिखते हैं 0.4 और 5, इसके ऊपर जो रेकरिंग, इसको क्या करोगे, तो हम इसको लिख पाएंगे 0 यानी कि हम लिखेंगे 45 और बटा, इसको हटाएंगे और नीचे उतना 9 बैठा देना, ठीक है। तो अब इसको काटोगे 9 से जो है 5 बार में, और फिर 9 से काटेंगे 11 बार में, यानी कि यहाँ पर आ गया 5/11। चले अगला और भी हम लोग देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखें, जैसे कि यहाँ पर 0.xyz है, आपको यही देखना कि जितना अंक के ऊपर जो है रेकरिंग रहेगा, क्या करना है, उतना नीचे 9 आएगा। जैसे कि यहाँ से 3 अंक के ऊपर था, तो यहाँ पर xyz लिखेंगे पहले, xyz, और उसके बाद इसके नीचे जो है 3 अंक के ऊपर जो है 3 अंक, यानी कि जितना अंक के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना नीचे 9 बैठा देंगे। अब फिर नेक्स्ट देखेंगे कि जैसे ये अंक है, इसमें आप देखोगे कि ये अंक जो है कुछ अलग है। जैसे क्या लिखा हुआ कि xyz, यहां से देखो
एक्स वाई जेड है, लेकिन रेकरिंग जो है सिर्फ और सिर्फ जेड के ऊपर है। तो अब इस अंक को कैसे हम लिखेंगे, तो पहले एक्स को लिखे, फिर वाई को और फिर जेड को, जो भी लिखा हुआ उसको लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस, और जो अंक जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं था उसको हम कर लेंगे यहाँ पे माइनस, और फिर आएंगे नीचे बटा में, जितने अंक के ऊपर रेकरिंग था उतना 9 देना, जितने अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं था उस पर उतना 0 देना, यानी कि 2 के ऊपर नहीं था क्या हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा यहां से। चले तो अब आगे इस पर जो है हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखना। पहला सवाल 0.3 के ऊपर जो है रेकरिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0.3, यानी कि रेकरिंग हटाएंगे तो हो जाएगा 3/9। 3 से 3 बार में काटोगे यानी कि 1/3 आ गया। चलो फिर आगे नेक्स्ट इसको देखते हैं, यानी 0.63 के ऊपर रेकरिंग है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे फर्स्ट 0 की रेकरिंग हटाएंगे यानी कि 63, और बटा में कितना हो जाएगा 2/9। चूंकि 2 अंक के ऊपर रेकरिंग था तो नीचे कितना 2/9 होगा। अब काटना है, इसको देखोगे अगर कट रहा है तो काट देना, अगर नहीं कटता है एज इट इज छोड़ देना। इसी प्रकार से यहां से 49 है, यानी 0.49, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे, 49/2 अंक के ऊपर रेकरिंग, यानी नीचे बैठाएंगे 2/9। इसी प्रकार इसको लिखोगे 0.23 है, तो हम क्या करेंगे, रेकरिंग हटाएंगे इसको, और जितने अंक पर रेकरिंग था उतना नीचे 9 रख देंगे, यानी कि 23 बटा कितना हो गया, 99 हो गया। अब देखें अगली सवाल, जैसे कि ये देखोगे इसमें क्या है कि 0.424, और इसमें 2 अंक के ऊपर यानी कि 24 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रेकरिंग था। तो अभी आप पीछे जैसे आपने देखा कि जितने अंक के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना क्या नीचे रखना है 9, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना क्या रखोगे 0। तो हम यहां से लिखते हैं, देखो यानी सबसे पहले तो लिखो आप 424। अब जिस अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको कर देना है इसमें से माइनस, और फिर जितने अंक के ऊपर रेकरिंग उतना 9, और जिस पर नहीं है उतना 0। अब इसको माइनस कर लेंगे, 424 में से 4 घटाओगे यानी 420, और बटा में कितना होगा 990 हो गया। 420 और बटा में 990। अब देखिए अब यहां से ये कट रहा, 0 से 0 कटेगा, और ये 3 से और भी कट रहा, 3 से 7 बार में, सॉरी 3 से जो है इसको काटेंगे 14 बार में, और फिर 3 से 33 बार में। तो आगे क्या आ गया, तो आप कहोगे आगे जो है 14/33। नेक्स्ट सवाल, जैसे इसको आप देखें, इसमें क्या है, तो ये 454, 0.454, और जिसमें 54 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रेकरिंग है, क्या लिखोगे 454 माइनस, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करेंगे, जितने अंक के ऊपर रेकरिंग है उतना नीचे 9 रखना है, और जितने अंक पर रैंक नहीं है उतना क्या करोगे 0 रखोगे। अब इसको माइनस कर लेंगे, 452 में से 400 यानी कि 4 माइनस करेंगे 448 और बटा में 990 और आगे इसको काट लेना, काटने के बाद जो भी आएगा वो आंसर होगा। अब आगे नेक्स्ट सवाल, जैसे ये भी आप देखो क्या है 0.346 0.346 और इसमें देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अंक 6 के ऊपर रैंकिंग है। क्या है 6 के ऊपर रैंकिंग, तो अब इसको क्या लिखोगे 3 4 6
और माइनस, जितने अंक पर रैंकिंग नहीं है उसको क्या कर लेना है, माइनस, यानी कि माइनस लिखेंगे 34 और बटा जितने अंक पर रैंकिंग उतना नीचे 9 रखना है। और उसके बाद क्या करोगे, इसको जितने अंक पर रैंकिंग नहीं था उतना जीरो बैठाना है। यहाँ 2 अंक के ऊपर था तो 2 जीरो। अब इसको लिख पाओगे 346 माइनस 34, 4 में 6 में से 4 घटाओ 2, यहाँ से 4 यानी कि 1 और ये बच गया 3 और बटा 900। अब ऊपर से नीचे इसको काट देना है, काटने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक सवाल है 23.43 के ऊपर रैंकिंग, तो हम इसे नए पेज में ले लेते हैं। 23.43 इसके ऊपर रैंकिंग है। तो इसमें क्या करेगा एग्जामिनर कि सवाल को थोड़ा सा जटिल करने का प्रयास करेगा। जैसे इससे पहले आप जब देख रहे थे तो 0.43 के ऊपर रैंकिंग था, या 0.23 के ऊपर, या ऐसे ही 2-3 के ऊपर, इस तरह से रैंकिंग था। लेकिन इसमें क्या गया कि दशमलव यहाँ पर जीरो ना देकर जीरो के जगह पर कुछ अलग अंक दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 23 को, फिर क्या करोगे, इसको लिखोगे प्लस 0.43। अब तो ये हो गया। अब आप कहोगे कि हाँ पहले जैसे था अब उसी तरह से सवाल बन चुका है, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, 23 प्लस, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, ये रैंकिंग हटाएंगे यानी कि 43 बटा नीचे कितना हो जाएगा, 99 हो गया। तो अब इसको जोड़ेंगे, एलसीएम इसका होगा 99 और 23 और 99 को कर लेना है गुना, 23 और 99 का करेंगे गुना, तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 2 20, और फिर से 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 2 20, तो 7 7 2 और 2 कितना आ गया, 2277। यहाँ लिखेंगे 2277 और प्लस 43, दोनों को जोड़ लेना, 7 और 3 10 का 0, बाकी 1, 7 4 11 और 1 12, बाकी 1, 2 और 1 3, और यहाँ से 2 बटा में 9, 99। अब ये इसका होगा आंसर। चले, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे एक और सवाल इसी के ऊपर करते हैं, जैसे कि अगर आप समझ में आपको आया है तो एक सवाल और आप बना के दिखाओ। हम एक सवाल आपको देते हैं कि बनाइए कि 20.2 और 7 के ऊपर रैंकिंग है, तो क्या करोगे, कहोगे सर कि आपने बताया कि 20 है, दशमलव के बाद प्लस कर देना है, 2 7 के ऊपर हो जाएगा रैंकिंग। फिर क्या करेंगे, तो लिखेंगे 20 अब प्लस 27 अब बटा, जितना ऊपर रैंकिंग था उतना नीचे क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, और फिर आगे जो हो जाएगा एलसीएम, इसका कितना रखोगे एलसीएम, एलसीएम होगा 99। इस दोनों का आपस में गुना करना है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, और यहाँ पर होगा 0 प्लस 27, दोनों को आपस में जोड़ लेना है, 7 8 2 10, बाकी कितना 1, 9 और 1 10 का 0, बाकी 1 और 1 और 1 2 बटा 99। अब देखो ये कट भी रहा, इसको अगर काटोगे तो 9 से कटेगा 11 बार में, फिर 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, बाकी 2 0, 9 दूनी 18, फिर बाकी 2 और 7, 9 तिया 27, और नीचे 11, तब ये हो जाएगा बराबर में 223 बटा 11। तो इसका आंसर जो होगा 223 बटा
11 आ गया। चले, अब अगली कुछ सवाल और भी है आपके सामने, जैसे कि इस तरह के सवाल, ये जस्ट वही सवाल आपको देखो रिपीट मिल गया कि अगर x रहे और x के बाद दशमलव और ऊपर में रैकरिंग दिया रहे, तो x दशमलव और उसके बाद रैकरिंग, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले x को लिख देंगे, प्लस में हम लिखेंगे 0 जिसके ऊपर रैकरिंग है उसको आगे लिख देना। जैसे इस सवाल का आंसर बताना, आप कहोगे पहले 2 लिखेंगे प्लस यहाँ पर लिखेंगे 0.6 के ऊपर रैकरिंग, यानी कि 2 प्लस 6 और बटा कितना होगा 9, तो बराबर 2 प्लस 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में 2/3। इसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम कितना होगा 3, 3 दूनी 6 और प्लस 2, यानी कि हो गया 8/3, 8/3 हो गया। अब ये सवाल जैसे कि पीछे हम लोग इस सवाल को कर चुके हैं, अगला नेक्स्ट है 0.27 के ऊपर रैकरिंग, तो क्या करोगे, पहले लिखोगे 3 दशमलव यानी कि 3 और इसको हम लिखेंगे प्लस 27 0.27 और इसके ऊपर रैकरिंग। अब क्या होगा, हम लिख पाएंगे 3 प्लस 27/99 बराबर हो गया 3 और प्लस, इसको काट देना है, 3 से कितना बार में, 9 से काटो, 9 या 27 और 9 से 11 बार में, यानी कि 3/11। एलसीएम ले लेना है, एलसीएम कितना होगा 11, 11 या 33 और प्लस 3, 33 और 3 कितना होता है 36 और बटा 11, इसका जो होगा PYQ के रूप में लिखोगे, यानी कि परव्य संख्या के रूप में, तो 36 बटा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये जो था पीछे का टॉपिक जो हमारा छूटा हुआ था, उसको हम यहाँ तक पढ़े। अब आ जाते हैं एक नए चैप्टर की ओर, जिसमें हमें पढ़ना है कि इसके बारे में बहुपद के बारे, बहुपद क्या होता है, बहुपद से भी सवाल जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो अब आ जाते हैं कि बहुपद आखिर है क्या, तो दिया हुआ है कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात पावर जो है बहुपद की घात यानी डिग्री कहलाती है। अब बहुपद में क्या होता है, तो बहुपद को हम लोग जो है 9th क्लास में आप ही पढ़े होंगे, इसको px या gx या hx या जो भी है इस प्रकार से आप इसको लिख पाएंगे। अब जो भी बहुपद आप लिखोगे उस बहुपद में जो घात होगा अधिकतम पावर, यानी कि x की उच्चतम जो पावर होगा उस बहुपद का घात कहलाता है। सपोज दैट अगर हम एक बहुपद लिखें x² प्लस 4x और प्लस 3, तो इसमें देखो कि x का उच्चतम घात कितना है, तो x का उच्चतम घात कितना है 2 है, तो 2 जो होगा इस बहुपद का घात कहलाएगा। अगर आप कोई समीकरण और लिखो जैसे x प्लस 2x या x प्लस 2 लिख देते हैं, तो इस बहुपद का उच्चतम घात कितना होगा, तो कहोगे अधिकतम x का घात देखना है 1 है, तो इसका मतलब हुआ कि इस बहुपद का घात 1 हो गया। अगर हम यहाँ लिखते हैं 3x² प्लस 4x और प्लस 6, इसका बहुपद का उच्चतम घात कितना होगा, तो घात देखना है 2 है उच्चतम, यही इस बहुपद का घात है। जैसे अगर हम लिखें कि 6x³ प्लस 2x² प्लस 4x और प्लस 9, तो इसका बहुपद का घात कितना होगा, आपसे अगर पूछा जाए आप कहोगे कि सर इसका उच्चतम घात जो है 3 है, इसलिए इस बहुपद का घात कितना होगा 3 हो जाएगा। तो इस सब तरह के सवाल आपसे अगर पूछे जाते हैं आपको घबराना नहीं है, आसानी से इसका जवाब दे देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। अब देखें, कह रहा है कि अगर घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, अगर किसी बहुपद में
का घात 1 हो तो उस बहुपद को क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। जिस बहुपद का घात 1 रैखिक बहुपद। अगर किसी बहुपद का घात 2 हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर किसी बहुपद का घात 3 हो तो उसको क्या कहोगे? उसको कहोगे त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो याद कर लेना, अगर एक घात होता है तो उसको कहेंगे रैखिक बहुपद, अगर घात 2 होता है तो क्या कहोगे? द्विघात बहुपद, अगर किसी बहुपद का घात 3 है तो क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद जो है इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। क्या लिखोगे? ax² प्लस bx प्लस c। ये जो है द्विघात बहुपद का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। त्रिघात बहुपद को हम लोग लिखते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। तो ये त्रिघात बहुपद का आइडियल फॉर्म है। दोनों में याद रखना है कि यहाँ पर a 0 के बराबर नहीं होगा और यहाँ भी क्या 0 के बराबर नहीं होगा, यहाँ भी a 0 के बराबर नहीं होगा। याद रखना है अच्छी प्रकार से कि जिस बहुपद का घात 1 हो उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे, जिस बहुपद का घात 2 हो द्विघात बहुपद, और जिस बहुपद का घात जो है 3 होगा उसको हम लोग कहेंगे त्रिघात बहुपद। चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि अब आपसे कहेगा बहुपद का शून्यक निकालने के लिए। शून्यक क्या होता है? तो शून्यक का मतलब होता है शून्य, यानी कि बहुपद का मान कितना हो जाना? शून्य। अगर किसी बहुपद यानी कि मान के चलो कि px है, एक बहुपद px, अब इस बहुपद का शून्यक मतलब बहुपद को क्या करोगे? 0 के बराबर करोगे। अब इस 0 के बराबर करने के बाद जो x का मान आएगा वही उस बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाता यदि p ऑफ k बराबर क्या होना चाहिए? 0। उसके बाद एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y ग्राफ px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इससे भी सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि अगर हम आपको एक ग्राफ खींच के दे और कहे कि आप इस ग्राफ में बताएं कि इसका शून्यक कितना होगा। कोई भी अलग अलग ग्राफ अगर खींचेंगे और आपसे हम पूछे कि बताएं कि इस ग्राफ का यानी कि ये जो ग्राफ खींचा हुआ है इसमें बहुपद का शून्यक क्या होगा। कोई भी अलग अलग प्रकार से ग्राफ हम खींच सकते हैं, जैसे ये भी ग्राफ हम खींच दिए। अगर यहाँ से आप देखो कि हम एक ग्राफ ये खींच दिए, इसमें पूछा जाएगा कि इस ग्राफ में शून्यक की संख्या ज्ञात करें। तो क्या होगा? आपको ये देखना है कि जो भी ग्राफ है वो ग्राफ जो है उसमें x अक्ष को कितना बार काट रहा है। जितनी बार उस x अक्ष को काटेगा वही उसके शून्यक की संख्या होगी। जैसे कि इसमें आप देखोगे कि x अक्ष को यहाँ पर एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसमें शून्यक की संख्या जो होगा, शून्यक की संख्या 1 होगा। इसमें आप देखें यहाँ भी एक ही बार काट रहा है, यहाँ भी शून्यक की संख्या कितना? 1। शून्यक की संख्या 1 होगा। इस ग्राफ में आप देखें कि यहाँ पर 2 बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ से काट रहा है। इसमें जो शून्यक की संख्या होगी, इसके शून्यक की संख्या कितना हो जाएगी? 2 आ जाएगी। चलो ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं। ये सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। आपका जवाब क्या आना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्या होगा? 2। अब कह रहा है कि और एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? 3। यानी कि 3 घात के जो बहुपद होंगे उसके शून्यक की संख्या अधिकतम 3 और 2 घात के बहुपद की संख्या
दो घात के बहुपद में शून्यक की संख्या अधिकतम 2 होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे द्विघात बहुपद अगर दिया रहे, अभी हमने आपको बताया कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, तो इसके शून्यक को अल्फा और बीटा अगर हो, मान लेते हैं कि अगर कोई द्विघात बहुपद है और उस द्विघात बहुपद के शून्यक एक अल्फा है और एक जो है बीटा है, तो अल्फा और बीटा को जब जोड़ा जाएगा तब रिजल्ट में क्या आएगा, तो उस अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी बटा में ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए के बराबर होता है। चलें अगली नेक्स्ट देखेंगे, अगर 3 घात का बहुपद है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्या है, त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी रूप में आएगा। अब इसके अगर शून्यक मान लेते हैं कि एक x अल्फा है, बीटा है और गामा है। अगर एक त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। नेक्स्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए, और अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस का डी बटा ए। याद कर लेना है, क्या याद करोगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, और उसी प्रकार से अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर सी बटा ए होता है। अल्फा बीटा गामा बराबर होगा माइनस डी बटा ए। अब आ जाते हैं, अब इस पर जो है कुछ सवाल आप लोग करोगे, इसका जवाब आप लोग को देना है, जैसा कि अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ गए हो तो। देखो क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफ को देखिए, और आकृति जो y बराबर px है, जहां की px एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफ में से प्रत्येक के लिए px के शून्यक की संख्या ज्ञात करना है। इसमें बताना है कि किसमें शून्यक की संख्या कितनी होगी। तो चलो आप लोग फटाफट इसका आंसर देना शुरू करोगे, क्या होगा, किसमें कितना शून्यक होगा। तो हमने बताया कि अगर ग्राफ x अक्ष को जितना बार काटेगा वही उसके शून्यक की संख्या होगी। तब बताओ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ग्राफ ये जो दिख रहा, ये इसको कितना बार काट रहा है, x एक्सिस को कितना बार काट रहा है। तो आप कहोगे सर ये जो है x एक्सिस को एक बार काट रहा। देखो ये ग्राफ जो है देखो ये ग्राफ यहां से इस प्रकार से है, हम एक बार दिखा देते हैं आप लोग को थोड़ा सा डीप में। यहां से देखोगे कितना बार काट रहा, एक बार। इसके शून्यक की संख्या कितनी होगी, तो कहोगे सर इसके शून्यक की संख्या 1। अगला नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा जो दिया हुआ है, इसमें देखो इसमें ग्राफ इस प्रकार से घूम रहा, यानी कि एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। एक्स अक्ष को कितना बार काटा, 2 बार, तो इसके शून्यक की संख्या कितनी, 2। नेक्स्ट इसमें देखो एक्स अक्ष को कितना बार काटा, तो 1 2 और 3, इसमें शून्यक की संख्या कितनी, 3। अगर इसको देखोगे एक ही बार यहां से यहां काट रहा, एक और एक, सॉरी चलो एक ही बार काट रहा है, क्योंकि यहां से सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर ही काट रहा है। एक्स एक्सिस को कितना बार, एक बार, इसमें भी शून्यक की संख्या 1। इसमें देखो एक्स एक्सिस को कितना बार काटेगा, तो एक बार, जो कि 2 बार है, लेकिन वो दोनों एक संपाती हो रहा, तो उसमें 1, तो इसमें भी क्या हो गया, शून्यक की संख्या 1। इसमें देखो अब इसमें देखेंगे एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी 1 2 3 और 4, कितने बिंदु पर काट रहे हैं, 4 बिंदु पर। तो इसलिए इसमें शून्यक की संख्या कितनी होगी, 4 हो जाएगी। अब आ जाते हैं अगला, एक बार और देखेंगे, और भी कुछ सवाल हम आपके लिए लाए हैं। आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला। अब इसमें देखो कि क्या इसमें ये ग्राफ को एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच कर रहा है,
तो कहोगे कि सर इसमें एक्स एक्सिस पर टच कहीं भी नहीं कर रहा, इसमें शून्यक की संख्या कितना 0 हो जाएगा, मतलब कोई भी शून्यक नहीं है। इसमें देखेंगे कितना बार टच किया एक्स एक्सिस को, एक बार, शून्यक की संख्या 1। यहां पर देखो कितना बार टच किया, 1, 2 और 3, तो शून्यक की संख्या कितनी 3 हो जाएगी। और आगे नेक्स्ट देखेंगे इस प्रकार से 1 और 1 2, 2 बार काटा यानी कि शून्यक की संख्या कितना हो गया 2। इसमें आप देखो कितना बार इसको काट रहा, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि 4 पॉइंट पर काट रहा इसलिए जो है इसमें शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी 4। और आगे नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसमें जो है 3 बार जो है इस ग्राफ को एक्स अक्ष पर काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यक की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। चले थोड़ा सा आपके लिए जानकारी है बच्चों कि अगर आप जो है क्लास का जो भी नोट्स है अगर आप उसको चाहते हैं फ्री में डाउनलोड करना, तो वो आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जाकर उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि जाके जो है टेलीग्राम पर आप ये लिखोगे @शिक्षण वाटिका इस प्रकार से और सर्च करने के बाद आ जाएगा। अगर नहीं तो आप जाके जो है इस QR कोड को स्कैन करोगे तब भी जो है आपको जो है यहाँ से ज्वाइन करने का ऑप्शन आ जाएगा और आप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ताकि जो है जो भी क्लास का नोटिफिकेशन हो या जो क्लास नोट्स हो आप आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। या इसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दिया जाएगा, वहां से आप जाके इसको ज्वाइन कर पाओगे। अब आ जाते हैं इस पर जो है एक और सवाल देखते हैं, जैसे कि पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद x² 7x प्लस में और प्लस 10x, इसके शून्यक की संख्या आपको बताना है कितनी होगी। देखो तो इसमें ग्राफ, एक तो सवाल ग्राफ वाला रहता है जो कि आपको पीछे बताया गया, और दूसरा सवाल इसमें जो है द्विघात बहुपद में ही इस प्रकार से द्विघात बहुपद देकर पूछेगा कि इसमें शून्यक की संख्या ज्ञात करें। तो शून्यक की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको शून्य के बराबर कर देंगे। तो करेंगे इसको शून्य के बराबर। देखो तो लिखोगे क्या, x², देखो तो इसको लिखो x² प्लस में 7x और प्लस 10, इसको हम कर लेंगे 0 के बराबर। तो अब देखो यहां से लिखेंगे दोनों को जो है इस प्रकार से तोड़ना, जैसे कि यहाँ 10 है और यहाँ पे x² है, तो 10 और x को दोनों को देखो यहाँ से 10 और यहाँ x के साथ कितना है 1 है, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ गया 10। अब ये जो 10 है इस 10 को इस प्रकार से दो टुकड़ा में तोड़ना है कि उसका जो टुकड़ा होगा उस दोनों को जोड़ने के बाद तो 7x आएगा, यानी कि इस दोनों को जोड़ने के बाद तो 7 आना चाहिए और गुना करने के बाद कितना आना चाहिए 10 के बराबर। कहोगे गुरुजी ये 2 और 5 का टुकड़ा अच्छा रहेगा, यहीं से तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे x² प्लस में फिर क्या लिखोगे 2x और प्लस 5x और प्लस 10 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, दोनों में से कॉमन लो, कॉमन कितना आएगा तो x आ गया, यहाँ से x और प्लस 2 बच गया, प्लस इस दोनों में 5 कॉमन आएगा, ये बच गया 5, यानी कि x और प्लस 2 बराबर 0। आगे हम लिखेंगे दोनों को x प्लस 2 इंटू, इस दोनों में से कॉमन आ गया x प्लस 2, तो बचा x और प्लस कितना 5 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को एक एक करके 0 के बराबर कर लेंगे। तो दोनों को एक एक बार 0 के बराबर कर लेते हैं। तो हम यहां से लिखेंगे इसको कि x प्लस 2 बराबर 0 और तथा या लिखो
या x प्लस 5 बराबर 0। यहां से x बराबर आ गया -2 या यहां से देखोगे कि x बराबर आ जाएगा -5 के बराबर। तो यहां से जो दो शून्यक हो गया, तो शून्यक जो होंगे, शून्यक ये हो गए -2 और -5। अब देखें अगला सवाल। नेक्स्ट कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात करें। इसमें भी ये तो और आसान है। क्या करोगे, यहां से लिखोगे, जिसका शून्यक निकालना उसको क्या करना, 0 के बराबर कर देना। लिखेंगे x² - 3 बराबर 0। तो अब देखो इसको लिख पाएंगे x² बराबर, ये इधर जाएगा तो -3 से क्या हो जाएगा, +3। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट जो होगा, यानी कि x बराबर और रूट के साथ लगता है प्लस माइनस, x बराबर प्लस माइनस रूट का 3। लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस रूट 3। तो इसका जो है शून्यक जो हो गया, तो यहां से आप लिखोगे शून्यक बराबर कितना, +√3 और माइनस का √3 हो गया। आसान सा सवाल है, लेकिन हाँ आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। देखें अगले सवाल, x² - 5x + 6 के शून्यक निकालना है। तो उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या करोगे, लिखोगे x² - 5x + 6 बराबर 0। दोनों में से क्या करना है कि अब देखो क्या करते हैं, यहां से 6 लेंगे और यहां से x का गुणांक कितना है, कहोगे कि x का गुणांक सर 1 है। तो 6 और 1 का दोनों का जो है मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 6 के बराबर। अब इस 6 को यानी इस 6 को दो टुकड़े में तोड़ना है, ताकि टुकड़ा जो होगा जोड़ने या घटाने पर -5 आए और गुना करने पर 6 आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं -3 और -2। तो अब यहां लिखेंगे x² - 3x और -2x और प्लस कितना है 6 बराबर 0। दोनों में से कॉमन आएगा, क्या आ रहा है कॉमन, x -3 और -2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x - 2, x - 3 बराबर 0। तो कॉमन लो, इस दोनों में से x - 3 कॉमन आएगा और फिर को बच गया x और यहां बच रहा है -2 बराबर 0। दोनों को एक एक बार 0 के बराबर कर देना है। तो 0 के बराबर जब करोगे दोनों को एक एक बार, तो यहां से देखोगे कि आप लिख पाओगे देखो एक बार क्या हम लिखेंगे, तो x - 3 बराबर 0 या और हम लिखेंगे x + 3 बराबर x - 2, x - 2 बराबर 0। यहां से हो गया x बराबर +3 और यहां से हो गया x बराबर +2। तो इनके जो शून्यक हो जाएंगे, शून्यक वो होंगे +3 और +2। अब देखो कि एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में यही सवाल आता है, इस प्रकार के सवाल जिसमें x² का गुणांक 1 रहेगा, उसको सॉल्व करने के लिए आसान सा, इतना बड़ा सा सॉल्व आपको नहीं करना। अगर आप हमसे पढ़े तो आप इसको क्या करोगे, दूसरा तरीका से सॉल्व करोगे। क्या करना है सॉल्व करने के लिए, हम एक शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x² - 5x + 6, तो यहाँ से इसका 6 और x के जो गुणांक है उसको गुना कर लेना। गुना करोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे कि सर हम गुना किए तो आ गया 6। अब इस 6 को जो है इस 5, ये जो है -5, इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -5 और फिर गुना करने पर 6 आ जाए। तो आप कहोगे कि सर अगर हम इसको तोड़ेंगे तो एक -2 आएगा और एक जो है -3 आ गया। उसके बाद क्या करना है,
तो उसके बाद इसका साइन बदल देना है दोनों का। एक बार हो जाएगा ये प्लस का 2 और एक बार हो गया प्लस का 3। तो डायरेक्ट इसका आंसर आ गया +2 और +3। और भी जैसे कि पीछे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जो कि ये रहा, इसमें सवाल क्या था, तो एक बार हम फिर से लिखते हैं। इसमें सवाल दिया हुआ x² + 7x + 10, इसका शून्य। तो क्या करोगे, यहाँ से 10 और x² का गुणांक 1 दोनों को जो है गुना करना है। कितना आएगा गुना करने के बाद, क्योंकि सर 10 आ रहा है, तो 10 को क्या करना है, 10 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7, गुना करने पर 10, तो टुकड़ा क्या होगा 2 और 5 का। अब फिर क्या करना है, तो इसका साइन बदल देना, माइनस माइनस, यानी कि इसके जो शून्यक हो जाएंगे वो कितना हो गए, एक बार -2 और एक बार -5। तो देखो जो इतना सॉल्व करने के बाद -2 -5 आ रहा था वो अब डायरेक्ट आ रहा। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, और अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको इसी प्रकार से सॉल्व करोगे। तो एक बार फिर से अगर आपको ये समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि x² - 2x - 8 के शून्यक निकालना क्या करोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। और अब आपका क्लास आज का यहीं तक रहेगा, मिलते हैं हम अगली क्लास में। और हाँ, अगर अभी तक जो है आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगे तो आप इसको जो है एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें।